स्टार्टेड। Yeah, here. Go. तो आज का चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें वर्क क्या होता है, मान लो ये एक सरफेस है और यहाँ पे एक बॉडी रखा गया है। कुछ भी एक बॉडी है जिसका कुछ एक मास होगा, कुछ भी मास होगा, हमको नहीं पता क्या मास है, कुछ मास होगा। इसको सपोज हमने F फोर्स दिया, इसको सपोज हमने F फोर्स दिया और वो ऐसा डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। वो सपोज यहाँ पे आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, S डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेस हो गया। और ये फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हुआ, मतलब अगर सीधा फोर्स दिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी सीधा डायरेक्शन में होगा। अगर ऐसा हो रहा है, हमने एक फोर्स दिया बॉडी को और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी से वर्क इज डन। मतलब फिजिक्स में हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स displaces a body in its own direction, in its own direction। ठीक है, अगर अपना ही डायरेक्शन में फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करे तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। ये वाला जो डेफिनेशन है इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्योंकि बताता है कि वर्क है क्या। अब दूसरा, जैसे कि पता है तुम लोग, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी होता है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में हो जाएगा work is equals to the product of force and displacement in the direction of force। वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, उन दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वर्क। ये एक डेफिनेशन हो गया, ये एक डेफिनेशन हो गया। दिस इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन, दिस इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। लेकिन ओरिजिनली अगर बोला जाए, वर्क एक्चुअली होता है, अगर ओरिजिनल डेफिनेशन बोला जाए, वर्क एक्चुअली होता है इट इज डॉट प्रोडक्ट, इट इज डॉट प्रोडक्ट of force and displacement vector, force and displacement vector। ना वेक्टर क्या है, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो देखो, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ रेड प्रीवियस क्लासेस, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो भी तुमको चीज मिलेगा उसी को हम बोलेंगे वर्क। ना डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये हायर क्लासेस में है, 11th में। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, डॉट, एक क्रॉस। तो यहाँ पे तुमको डॉट प्रोडक्ट करना है। कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तुमको वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से डिफाइन किया जाए, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर, याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ना इसको अगर हम स्प्लिट अप करें, एफ डॉट एस का अगर वेक्टर्स में हायर क्लासेस में है फॉर्मूला, अगर लगाओगे तो ये बनता है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बोलो थीटा कहाँ से आ गया, सी सम केसेस आर देयर, यहाँ पे तुम लोग फोर्स को लगाओगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे कि कैरम का गोटी में होता है, सपोज बॉडी इधर है और हमने फोर्स थोड़ा इस तरह कुछ मारा, लोअर पोजीशन में मारा है, तो यहाँ पे देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट में भी इस तरह कुछ हो सकता है, मतलब कुछ एंगल में हो गया। यहाँ पे ये वाला फोर्स का डायरेक्शन था, मतलब कुछ एंगल, थीटा एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, दिस इज फोर्स डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, दिस इज
फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ना एक एंगल हो सकता है कभी कभी। कैरम गोटी में देखा होगा जब साइड में मारते हैं हिट तो गोटी साइड में जाता है, कुछ एंगल करके जाता है फोर्स से। तो अगर इस तरह का कुछ चीज है, जब डायरेक्शन के मतलब फोर्स का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो एंगल का अकाउंट में लेना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन में है तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लोगे। अगर एंगल है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होता है, ठीक है। ओके, इतना है। एंड ऐसा क्यों करते हैं, फिर डेफिनेशन तो बोलोगे गलत हो गया कि मैंने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ए बॉडी इन टू ओन डायरेक्शन, यहाँ पे तो फोर्स अपना डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं कर रहा है बोलोगे, लेकिन नहीं, ये कर रहा है। सी व्हेन द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, ऐसा जा रहा है, तो साइमल्टेनियसली इट डज टू थिंग्स। मतलब इफ दिस बॉडी इज मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, इसका दो प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक तो आगे भी बढ़ रहा है, दूसरा ऊपर भी जा रहा है। तो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट कुछ है और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, एक अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर करोगे तो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आएगा s cos थीटा, और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट अगर कर देखोगे तो ये आएगा s sin थीटा, ठीक है। s cos थीटा आएगा और ऊपर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आएगा s sin थीटा, ठीक है, ठीक है। नाउ यू सी थिंग इज डेफिनेशन क्या था, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन और वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, लेकिन हम लोग को क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एस है कि एस कॉस थीटा है, एस कॉस थीटा है। तो देयरफॉर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में एस कॉस थीटा है, तो हम लिखेंगे एस कॉस थीटा। तो इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। वो डॉट प्रोडक्ट होता है जो हाई क्लास में, ये हायर क्लासेस में नोटेशंस आएंगे, अभी तो नहीं है, और ये एक्चुअल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। अब बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट इसको एस कॉस थीटा एस sin थीटा कैसे कर लिए, करना बहुत इजी है, सिंपल थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, इसको ट्रायंगल कंप्लीट करो। If this is theta, we know this is perpendicular, this is hypotenuse and this is base, ठीक है, base। एंड देखो cos थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, ये क्या है, बेस पार्ट है, हमको तो बेस ही चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेस है, तो बेस विल बी हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, और हाइपोटेन्यूज में है कौन, डिस्प्लेसमेंट, तो s cos थीटा नहीं बन रहा है, बेस बेस एस कॉस थीटा आएगा और हाइट वाला पार्ट एस साइन थीटा आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर लोगे तो आ जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना डिटेल्स में तो आएगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करो, थोड़ा याद रख लेना। नहीं तो एक छोटा सा चीज याद रख सकते हो, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो वाला हमेशा कॉस थीटा होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला पार्ट एस कॉस थीटा, और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल होता थीटा तो ये वाला एस कॉस थीटा होता है। जिस एक्सिस के साथ एंगल वो वाला एक्सिस हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया पूरा वर्क का डेफिनेशन। अब वर्क का डेफिनेशन के बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क था ना, हाँ, वर्क का डेफिनेशन के बाद आता है टाइप्स। नहीं, टाइप्स ऑफ वर्क से पहले थोड़ा एक चीज बता दी, यूनिट्स वगैरह, यूनिट 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 यूनिट। अच्छा, तो यूनिट को अगर देखेंगे तो वर्क का यूनिट बहुत इजी होगा। सी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है मीटर। न्यूटन मीटर पढ़े हो, न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ फोर्स यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, वो अलग सा फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क के लिए हम न्यूटन मीटर को लिखेंगे जूल। क्या लिखेंगे, जूल, जिसका एब्रिविएशन है जे, ठीक है। अगर कोई बोले डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, तो क्या लिखोगे, कैसा होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है। ये 1 तब भी होगा जब f का वैल्यू 1 हो, s का वैल्यू 1 हो, और पूरा का पूरा कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो। जब पूरा का पूरा कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, cos 0 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, देखो ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ये वाला है डिस्प्लेसमेंट और ये वाला है फोर्स। यू कैन सी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर इज 0 डिग्री, करेक्ट।
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच 0 डिग्री। मतलब अगर फोर्स अपना ही डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस करे तब जाके एंगल 0 डिग्री होता है और तब जाके cos थीटा 1 होता है। तो इसको सब मिला के डेफिनेशन क्या होगा डिफाइन 1 जूल में द वर्क डन बाय ए बॉडी या फिर द वर्क डन ऑन ए बॉडी, या लिखोगे द वर्क डन is 1 joule if the work done is 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body through displacement 1 meter और एंगल को 0 मतलब ओन डायरेक्शन लिख देना कि इन ओन डायरेक्शन मतलब वर्क 1 जूल तब भी होगा जब फोर्स होगा 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होगा 1 मीटर और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब इट शुड डिस्प्लेस द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। 1 जूल इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन, इसको नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा, इन इट्स ओन डायरेक्शन। ओके, फिर एक है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट है जूल मतलब अर्ग होगा और सब पता है 1 अर्ग और इसका रिलेशन यू नो दिस इज 10 टू द पावर 1 अर्ग मतलब अर्ग होता है सीजीएस यूनिट और अगर रिलेशन पता है तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होगा। और कोई बोलेगा कि 1 अर्ग डिफाइन करो तो क्या लिखोगे, सेम होगा द वर्क डन इज 1 जूल इफ ए फोर्स ऑफ सब सीजीएस यूनिट में होगा इफ ए फोर्स ऑफ 1 टाइम डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपना यूनिट्स और उसका डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी याद रखना, बस इतना ही है। उसके बाद सीधा आता है टाइप्स ऑफ वर्क। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क में विल लर्न अबाउट 3 पर्टिकुलर केसेस जो एंगल से रिलेटेड है। टाइम देखता हूं, जो एंगल से रिलेटेड है। पहला केस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। See, when theta is equals to 0 degree, W is equals to Fs cos 0 होगा, ठीक है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो therefore W is equals to Fs. This will be the work done. ये वाला होता है maximum positive work. maximum positive work, ठीक है। Then इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा दे सकते हो, जैसे कि मान लो रेन ड्रॉप फॉलिंग, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, ये हो सकता है। जैसे कैसे, अगर एक रेन ड्रॉप है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होता है, नीचे आता है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ग्रेविटी, ये ग्रेविटी फोर्स है ना, जो उसका वेट होगा वो भी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल उनके बीच में हो गया 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। तो हो सकता है रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, नंबर 1 केस थीटा इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। या फिर कोई भी बॉडी को बस डिस्प्लेस कर लो, बुक रखा है टेबल पे, उसको ऐसा डिस्प्लेस कर लो, ऐसा सीधा फोर्स दो, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा। तो इस तरह करके बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। देन केस नंबर 2, केस नंबर 2 में होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। यहाँ पे जब थीटा 90 डिग्री होगा ना, तो वर्क डन 0 हो जाता है। फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वर्क डन होगा 0, ठीक है। कैसे, W इज इक्वल टू लिखेंगे Fs cos 90 ना, cos 90 का वैल्यू होता है 0, Fs into 0 which is 0, वर्क डन 0 होगा। ऐसा सोच सकते हो। या फिर दूसरा वे है एनालिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स अगर छोड़ दोगे। डेफिनेशन क्या था, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेसेस, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। ओन डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहिए, मतलब ऐसा है, अगर ऐसा फोर्स एक दोगे बॉडी के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ होना चाहिए। मान लो डिस्प्लेसमेंट ऐसा ना हो कि पूरा परपेंडिकुलर हो गया, पूरा परपेंडिकुलर हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं ना। अगर एंगल होता तो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता, इस तरह अगर जाता, पहला वाला केस में इस तरह अगर जाता तो आगे भी गया है, ऊपर भी गया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही है, आगे तो गया नहीं, बॉडी इधर था, बॉडी यहाँ चला गया, आगे कुछ गया है क्या? आगे तो बिल्कुल गया ही नहीं।
खाली ऊपर ही गया है, मतलब आगे वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब फोर्स का डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, जीरो। फोर्स का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब वर्क होगा जीरो, क्योंकि वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, आगे गया ही नहीं है, तो इसलिए वो जीरो होता है, या फिर मैथमेटिकली भी सोचा जा सकता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल में वो फेमस एग्जाम्पल है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखते हैं एग्जाम्पल में, एक पुली carrying a load on his head and moving forward, then time work done by force of gravity is zero. Very important. Fully carrying a load on his head and moving forward, then work done by force of gravity will be zero. कैसे? मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, रास्ता, कुल्ली इधर खड़ा है और ऊपर एक लोड है एंड इज मूविंग फॉरवर्ड, ऐसा डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ठीक है ना। से डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा ऐसे नीचे एक्ट करेगा, mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी कितना वर्क किया, ग्रेविटी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ भी वर्क नहीं है। देखो mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कैसा है ऐसा, तो एंगल इनके बीच में कितना होगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होता है तो वर्क डन होता है जीरो, ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हो, वेट एक्ट कर रहा है नीचे, तो उसको बैलेंस करने के लिए पुली को कितना वेट देना, फोर्स देना पड़ेगा, mg फोर्स देना पड़ेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स गिवन बाय पुली, उसको भी mg फोर्स देना पड़ेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तब जाकर होगा। तो ये भी अगर इसका वार देखेंगे इन कैरिंग द लोड, तो फोर्स ऊपर है बट डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन जीरो, वेरी फेमस एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम सेकंड एग्जांपल, वर्क डन ऐसा लिखो, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे होगा, सी, अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रहा है ऐसा, तो उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, बॉडी के ऊपर लगता है अंदर की तरफ, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और कोई भी पोजीशन पे अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दैट इज फाउंड आउट बाय ड्राइंग ए टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। जैसे कि मेरे को अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और सेंट्रीपेटल फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल और फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। और हम लोग सर्कल्स में थ्योरम पढ़े थे, रेडियस टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया रेडियस, तो इसके बीच में ना एंगल हमेशा 90 होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, वर्क डन पे सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा 0 डिग्री होगा। एंड अगर एक बॉडी कंप्लीट राउंड कवर कर रहा है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ उसका, गोल गोल घूम के फाइनली फिर से इधर आ गया, तब भी वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, क्योंकि वन कंप्लीट राउंड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेकिन बेटर ऐसा है ना, सोचो इसको, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग टेंजेंट, एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये पर्टिकुलर दोनों केस वर्क डन 0 के लिए कितने 44 seconds.